जब इन दोनों डीबी को रिजॉल्व किया गया तो यह पता पड़ा कि कॉस वाले सारे कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, और साइन वाले सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ऐड। चाहे डीबी हो चाहे डीबी डैश हो, सबका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम। क्या बज रहा है, आराम से आराम से। तो अरे चलो फोकस है। तो कॉस वाले सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए और साइन वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हुए दिख रहे, राइट। तो मैंने ये कहा कि अगर एक एलिमेंट की जगह अगर पूरे के पूरे लूप के करंट निकालना है तो मैं सारे डीबी साइन फाई या एक डीबी साइन फाई को उठाऊं, उसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके 2 पर। बदतमीजी नहीं, मैं सच में 100 बार बोला है, जब मैं समझाऊं तब कोई किसी से ना पूछे। मैं बोलता हूं ना एनी डाउट तब पूछा करो या तब उससे पूछा करो, 100 बार एक ही चीज ना बोलनी पड़े। इतने एलिमेंट के कारण डीबी साइन फाई आया, इतना एलिमेंट और लोगे तो फिर डीबी साइन फाई आएगा। तो मैं एक डीबी साइन फाई लिखूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं पूरे के पूरे सर्कल की लेंथ के लिए, दैट इज 0 से लेके 2 पाई ए। आई गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, राइट। तो जहां तक अपन ने छोड़ा था उसके बाद सिर्फ मेयर मैथमेटिक्स बची है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा नीचे लिख लो, B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई। कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई ए, राइट। dB की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहां पे कर दो पुट, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई है, dB की वैल्यू है μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dB, राइट। साथ में क्या लिखा हुआ है, साइन फाई। इस पूरे टर्म में सब कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट dl, सब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, dl इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर साइन फाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई a dl। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 पाई a dl, माधवी क्या होगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई a dl, कौन बोला ये, क्या होना चाहिए, 2 पाई है। क्यों, dl छोटी सी लेंथ है, अगर इस छोटी सी लेंथ को इंटीग्रेट करूं पूरे के पूरे सर्कल के लिए तो 2 पाई यही मिलेगा ना। बेसिक्स से जाना है तो dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l, और अंदर लिखोगे 0 से लेके 2 पाई a, l की जगह क्या लिख दोगे, 2 पाई, तो 2 पाई a ही आएगा, इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर साइन फाई 2 पाई a। ठीक, नाउ सिंस r इज इक्वल्स टू, अब इस फिगर में देखो सेंटर ऑफ द लूप से लेके पॉइंट A तक का डिस्टेंस आपको पता है कि आपने लूप से कितना दूर रखा है अपना पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। रेडियस ऑफ द लूप आपको पता है, राइट।
पता क्या नहीं है? आर। तो आर को अपन ए और एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो आर हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख सकते कि नहीं? पाइथागोरस लगा दिया। सिमिलरली साइन पाई हो जाएगा, कितना होगा साइन पाई? यहां से परी ट्रेंगल से ऊपर वाले, इस वाले ट्रेंगल से व्हाट इज साइन पाई? नहीं, साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी? यहां से इस ट्रेंगल में साइन थीटा लगाओ। व्हाट इज साइन थीटा? ए अपॉन आर। वेरी गुड। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन फाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर। आर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, ए अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ गया साइन फाई। साइन फाई और आर की वैल्यू इस ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या कर दें? पुट। बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई। स्टेप वाइज करते जाओ, बड़ा है लेकिन सिंपल है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। आर ये है, स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। राइट? फिर क्या लिखना है? साइन फाई। साइन फाई है ए अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और साथ में क्या लिखा हुआ है? 2 पाई। तो 2 पाई। राइट? ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। तो दोनों को अगर एक लोगे तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2। तो सीधा एक लेके 3/2 कर दे। फाइन। बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ऊपर दिख रहा है 2 पाई आई ए स्क्वायर। 2 पाई आई और ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक भी तो ये आ गया। राइट? ये एक टाइप है फॉर्मूले का। 2-3 टाइप में और भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे पाई ए स्क्वायर दिख रहा है, पाई ए स्क्वायर। आई कैन से दिस इज द एरिया ऑफ द लूप। लूप की रेडियस है ए, तो लूप का एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आई कैन राइट पाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल ए एरिया ऑफ लूप, बोल सकते। और अगर कॉइल के पास कितने टर्न्स है? एन। कॉइल में कितने टर्न्स है? एन। तो ये एक टर्न का है, एन का करना है, तो एन से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई। तो यहां से बी का एक और फॉर्मूला लिख सकते हो। बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 NI A अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/। आई है तो आई लिखा, पाई कहां लिखा? पाई ए स्क्वायर तो एरिया बन गया, तो पाई ए स्क्वायर की जगह कैपिटल ए लिख दिया। ये पाई ए स्क्वायर था, ये एरिया ऑफ द लूप के इक्वल है, तो पाई ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने? कैपिटल ए। और एन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो एन आई ऑलरेडी था, 2 ऑलरेडी था, 2NI है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/। एक तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ द लूप के फॉर्म में। एक और चीज, ये NIA जो दिख रहा है, ये एक नई क्वांटिटी है जिसको आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट पढ़ा था। इन द सिमिलर एनालॉगी देयर इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है NIA। यहां सिर्फ लिख के छोड़ देंगे, समझेंगे इसको कहां पे? नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट? सो दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द मेन स्टेप। डेरिवेशन का मेन स्टेप कौन सा है? ये बात क्लियर? लिख लीजिए दोनों तरफ जो लिखा। एज सच बिल्कुल यहां तक पूरा उतार लो।
बिल्कुल नीचे तक। हाँ हाँ, उसी के तुरंत बाद यहां से शुरू करो और बिल्कुल लास्ट स्टेप तक ज्यों का त्यों उतार लो। नोट्स नहीं बना रहे थे? आपके लेक्चर ओपन नहीं हो रहे थे तो क्लास मिस क्यों कर रहे हो? अब कुछ नहीं पढ़ो। सुबह से 3:30-4 बजे सो गए थे। अरे ऐसे डेली नहीं सुनता, आज सुन रहा है बोल के। डेली तो सो रहे 4-5-6 घंटे आज ही। वो हम ये कह रहे थे, मतलब मैंने राम से बात की थी तो वो ये कह रहा था कि तुम वो फिजिक्स वाली मैम से बात करो, उनके पास सबमिटेड होंगी बहुत सारी, तो वो दे देंगे एक कोई। सॉरी सॉरी, बायो वाली मैम से। अच्छा, हाँ नहीं करते अलग, कहाँ अलग करें? वो कम से कम जितने बायो वाले स्टूडेंट्स रहते हैं अच्छे बच्चों की, वो बचा के रखते हैं लैब मैनुअल्स। तुमने उनसे पूछा अभी? तुम कैसे कह रही कि अलग करते हो? एक वो वैसी लैब मैनुअल आती है ना जिसमें कॉपी और बुक एक ही में रहती है, उसमें प्रैक्टिकल्स लिखने पड़ते हैं और पहले बुक रहती है तो उसमें ऑलरेडी दिए रहते हैं, वो एक ही रहती है, वो वाली ले लो। कॉपी बनानी ना, प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है ना। अच्छा फाइल।
चले since NIA is equals to M vector, magnetic moment, so B is equals to mu 0 upon 4 pi 2M upon x square plus a square 3/2. देख लो, लिख लिया। ए भी वेक्टर होंगे क्या? क्या? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे, वेक्टर लगा इनके ऊपर। एक्स और ए भी होंगे क्या? एक्स और ए स्क्वायर नहीं, मैग्नीट्यूड ले रहे बेटा, बस वहां उनको वेक्टर नहीं लिया। सिर्फ अभी अपन ने मैग्नीट्यूड लिखा, कहीं पे भी वेक्टर नहीं लगा, बस वो एम में इसलिए लगा दिया बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। We are just studying the magnitude of magnetic field at point A. And then, इधर देखो, होगी बात है और फोकस है। स्पेशल केसेस नंबर 1, B at the center ऑफ लूप, इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 0। बताइए वो फॉर्मूला लिखा है b का, कितना आएगा b? कितना आएगा वरुण? इस फॉर्मूले के स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं। तो पहला स्पेशल केस है b एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब x इज इक्वल्स टू 0। इसको समझिए, आपका पॉइंट जो एक्सिस पे था हम उसको खिसका के कहां ले आए? सेंटर पे। अगर इसको खिसका के सेंटर पे ले आए तो ये जो x डिस्टेंस है ये तो गया, x कितना हो गया? 0। अब बताओ व्हाट शुड बी द फॉर्मूला फॉर b? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर। हाँ, तो सॉल्व करो इसको। आई अपॉन, एक्सीलेंट, 2 पाई आई अपॉन ए, ये कह रहे। देखो एक्स स्क्वायर को 0 रखोगे तो नीचे बचेगा ए स्क्वायर की पावर 3/2। बचेगा कि नहीं? एक तो स्क्वायर है और ऊपर 3/2, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसल, बचा क्यूब। तो नीचे क्या बचा कुल मिला के? ए क्यूब, और ऊपर ए स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, तो नीचे ए क्यूब। सो बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। अब जस्ट इसके पिछले वाला डेरिवेशन खोलना, सेम फॉर्मूला मिला था। तो सेंटर ऑफ द लूप जो है वो इसका स्पेशल केस है, मतलब ये वाला डेरिवेशन ज्यादा जर्नलाइज्ड डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन के फॉर्मूले में अगर आप x इज इक्वल टू 0 रख रहे हो तो आपको पिछले डेरिवेशन का फॉर्मूला मिल रहा है, वही तो था b एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो देखो मिल रहा है। दिस इज द मोर जनरलाइज्ड केस, इससे अपन सेंटर ऑफ द लूप तक पहुंच सकते हैं। कैसे? ऐसे पहुंच गए, राइट। स्पेशल केस नंबर 2, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अच्छे से समझ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सर्कुलर लूप से बहुत दूर है।
मतलब कि ये जो x डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कैसा है, बड़ा। मतलब आपका जो पॉइंट है वो बहुत दूर है सर्कुलर लूप से। इस केस में आप ए को क्या करोगे, निग्लेक्ट। तो इस फॉर्मूले में रख के बताओ व्हाट शुड बी द आंसर, कितना हो जाना चाहिए बी। हाँ बोलो, अच्छे से सोच लो। यू आर इग्नोरिंग ए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन एक्स क्यूब, यही आएगा सबका। हाँ अभिनव क्या कह रहे हो, तुमने बोला था 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो तुम ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब कह रहे हो, ये लोग आई अपॉन ए क्यूब कह रहे हैं। तुम गलत नहीं, हम ये नहीं कह रहे तुम गलत हो गए, सही। हम तुमसे पूछ रहे ऊपर ए स्क्वायर रहेगा कि ऊपर का भी ए स्क्वायर चला जाएगा, रहेगा, रहेगा, सिर्फ नीचे का जाएगा कि ऊपर का भी चला जाएगा। तो अभी तुम लोग का सिर्फ नीचे ऊपर दोनों का जा रहा था, समझो। द फाइनल आंसर वुड बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। क्यों, ए बहुत छोटा है एक्स के कंपैरिजन में, तो यहां से तो ए चला गया, तो बचा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो बचा एक्स क्यूब। ऊपर वाला ए स्क्वायर क्यों नहीं इग्नोर किया? एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि जो ए है वो एक्स के कंपैरिजन में छोटा है, तो जहां उसका कंपैरिजन एक्स से किया जा रहा है वहां उसको इग्नोर करोगे। तो नीचे एक्स से कंपेयर किया जा रहा है ए, ऊपर तो वो एज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एज अ रेडियस वर्क कर रहा है, तो वो वैसे ही रहेगा। बट नीचे के केस में देख रहे हो कि एक्स के कंपैरिजन में ए छोटा है, तो देखो ना आपने लिखा है विद कंपैरिजन टू एक्स ए इज स्मॉलर, तो ए वुड बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू एक्स। तो एक्स के कंपेयर में ए को क्या रख दिया, 0। बट सेम चीज ऊपर नहीं होगी, सिर्फ कहां होगी, नीचे गया, तो ये बचा। इसका मतलब है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। क्लियर, लिख लो दोनों केसेस। कितना बातें कर रहे हो यार, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्यों फालतू में। जब सेकेंड वाला स्पेशल केस लिखोगे तो वहां पे साइड में अगर आपको लिखना हो ब्रैकेट में कि ऊपर वाला स्क्वायर कैंसिल क्यों नहीं हो, तो लिख लेना ए इज स्मॉलर एज कंपैरिजन टू एक्स। ए इज स्मॉलर एज कंपैरिजन टू एक्स। डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
उसके तुरंत बाद ये ग्राफ बनाओ। D is inversely proportional to x cube, the graph। तुम लोग जा सकते हो क्लास छोड़ के, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, वरना मैं भगा दूंगा बदतमीज करके। सौ बार एक ही बात ना समझाना पड़े, बार बार बोल रहा हूं। बनाइए ग्राफ। This graph is for B is inversely proportional to x cube। जैसे जैसे सेंटर ऑफ द लूप से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे B क्या होती जाएगी, कम। मैक्सिमम कहां होगी, सेंटर पे, राइट। और ग्राफ के जस्ट बाजू में या नीचे बना लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये भी बना लो, ये डायग्राम आ जाता है पेपर में बनाने। हाँ बेटा, ये बनाना है। जैसे ग्राफ बनाया, ग्राफ के नीचे लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग लूप, और ये बनाओ। इन फील्ड लाइंस के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। कौन सा है वो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें बार मैग्नेट आएगी और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर कक्षा 10वीं का कुछ याद आ रहा हो, उसमें लिखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज्ड लूप। तो उसके लिए अपन को नॉर्थ और साउथ पोल पता होना चाहिए। यहां पे देखो क्लोज्ड लूप बनते दिख रहा है, दिख रहा है। यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में था तो आपने बता दिया तो ये डायग्राम गलत है। ध्यान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बन गए दोनों। लिखिए क्वेश्चन। अ सर्कुलर कॉइल, of radius capital R
ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपने डेरिवेशन में रेडियस लिया है स्मॉल ए, क्वेश्चन में उसको कैपिटल आर ले रहे हैं, तो ना ये जो वेरिएशंस है या डिनोशंस है ये चेंज होते रहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, वहां पे एक ही जगह क्या यूज कर लेना, आर, बिकॉज क्वेश्चन में आपको नहीं पता कौन सी बुक में क्या कह रहा है। हो सकता है एनसीईआरटी में उसको आर लिया हो डेरिवेशन में, अपन ने उसको क्या लिया है, ए। सो इट कैन चेंज, राइट। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रेडियस ए हो चाहे आर हो, वो रेडियस ही है। तो अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर is carrying current I, is carrying current capital I, full stop। अच्छे से सुनना क्वेश्चन, at what distance, at what distance from the center of the coil, from the center of the coil, comma, the magnetic field, comma के बाद the magnetic field at a point on its axis, at a point on its axis is equal to 1/64 times 1/64 times the magnetic field, 64 times 1/64 times the magnetic field at the center of the loop, at the center of the loop। तो क्वेश्चन कैपिटल आर के फॉर्म में है, तो आंसर भी डिस्टेंस कैपिटल आर के फॉर्म में आएगा। ऑप्शन चाहिए तो ले सकते हो, बट जरूरत नहीं है, बट ठीक है। जितनी एक्सेस पे है वो 1/64 टाइम्स सेंटर पे। ये है सेंटर का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ द लूप का ये है। निकालो, सॉल्व किए बिना नहीं आएगा, मैथमेटिक्स है, ऐसे करोगे तो नहीं आएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, उससे बोल रहा हूं। दोनों के फॉर्मूलेस को इक्वेट करना है, सेंटर वाले में 1/64 का मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर आ जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, μ0/4 पाई सब 2 पाई, आर और एक्स का फॉर्म बचेगा, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आ गया, देखो
ऑनलाइन है किसके? रेशु है आज? अमृता सर कितना है? दीपेश ये आने वाला है जस्ट। हाँ ठीक है, कर लो कंप्लीट। अंकित क्या कह रहे हैं? सॉल्व नहीं हो रही पावर। ये आर लो इसको, तो पहले इसको भी आर लो, इसको भी आर लो। तो 1/64 यहाँ पूरा फॉर्मूला लिखो, सेंटर में कितना है? अच्छा वो सब काट दिया, तो बचा हुआ टर्म लिखो ना। लिखो ये 64 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा आर, तो 64 आर क्यूब हो जाएगा। लिखो आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। इसको लिख सकते हो 4r का होल क्यूब, सो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो अरे तो 3/2 है तो 1/2 बचेगा ना, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? 4r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सो 16r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व हो गया। ये देखो जी अपॉन में जा रहे हैं राम। ये सेकंड ऑप्शन आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। इधर इधर √15r। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, इधर देखो डी √15r। इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि μ0/4π 2πi a², सॉरी r स्क्वायर, रेडियस r है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड at distance x from the center of the loop whose radius is r। ठीक, ये किसके इक्वल है? 1/64 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर का फॉर्मूला कितना होता है? μ0/4π 2πi/r। ए होता है, ए क्या है? r। ठीक, इतना कोई दिक्कत? क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा था कि जो एक्सिस पे है उसके 1/64 टाइम्स किस पे है? सेंटर पे। तो एक्सिस और सेंटर को इक्वेट कर दो, इसकी 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा था। अब देखो लूप तो वो सेम ही है ना, तो करंट दोनों में सेम फ्लो होगा और दोनों की रेडियस क्या रहेगी? सेम। तो μ0/4π से μ0/4π, 2π से 2π, i से i भी गया, यहां r स्क्वायर बचा, 64r को उठाओ और यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 64r³ इज इक्वल्स टू, इस साइड क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/। अब मैथमेटिक्स से आपको ये पावर सॉल्व करनी है, तभी आपको क्वेश्चन में 64 दिया था। अगर इसकी जगह कोई और वैल्यू दी होती तो नहीं आता आंसर, क्योंकि 64 को लिख सकते हो 4r का होल क्यूब। 4 का क्यूब 64, r का क्यूब r³, तो 4r का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/। क्यूब यहां है, क्यूब यहां है, तो कैंसल, सिर्फ 1/2 की पावर बचेगी। तो आप लिख सकते हैं 4r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अभी आपको 1/2 की पावर भी सॉल्व करनी है, तो दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो यहां ऊपर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, खत्म हो गया काम। यहां पे बचेगा 16r², 4r का होल स्क्वायर 16r² इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही बचा, क्योंकि पावर हाफ थी, स्क्वायर किया तो कैंसिल होगी। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचा 15r², रूट कर दो,
x इज इक्वल टू √15, लिख लो। हाँ वही फिजिक्स बन जाती है, दिक्कत करती है मैथ्स। ये सब सीखना पड़ेगा। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, 3 थी। अब एम्पियर सर्किट लॉ में है बाकी 2। उसके बाद बहुत बड़ा चैप्टर बचा है। अभी फोर्स पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड का, फिर गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, एमीटर, वोल्ट मीटर। सबसे बड़ी यूनिट है ये, क्योंकि इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। सो है साइक्लोट्रॉन पे, तो अभी चलेगी यूनिट। हाँ अभी छुट्टियां लगेंगी, छुट्टियों के बाद भी 3 दिन चलेगी। ऑलमोस्ट 14 to 18 या 17। 18 से वापस करेंगे शायद, तो 18th 19th और 20th तक निपटाने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है। दिस इज द लास्ट यूनिट जितनी पड़ी है, इसके बाद सब यूनिट्स छोटी हैं, 1-1 हफ्ते की है सब। तो अगर जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे तो भी अक्टूबर में आराम से। बट करेंगे क्या इतनी जल्दी फ्री होकर, भूल जाओगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, रिविजन क्वेश्चन कोई हमें दिक्कत नहीं, चलने दो। सबसे बेस्ट चल रहा है अपना कोर्स, नो डाउट। पिछली वाले 12th से भी ज्यादा अच्छे चल रहे। हाँ पिछली वाली 12th में 1 महीना बीच का बर्बाद हो गया था ना यार, क्योंकि वो पेपर थे टर्म 1, तो टर्म 1 के पहले टर्म 1 का रिवीजन कराओ, वो 1 महीना गया। और फिर उसके बाद टर्म 1 चले 1 महीने सब बच्चों के, तो वो हॉलीडे, तो वो 2 महीने चले गए थे। अब यही है, अब पूरा है तो कोई इश्यू नहीं है ना। अब तुम लोग को ये मान लो हाफ ईयरली वगैरह हुए, तुम लोग अपने अपने देख लेना, हॉलीडे तब तक तुम निपटा ही देंगे। और हाफ ईयरली होंगे नवंबर में, जब तक कोर्स आराम से। चलिए लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, बी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। वायर को बहुत घुमा लिया, सर्किल में बेंड कर दिया, सब कर दिया। अब वायर को रखा जाए कैसा, सीधा। इसकी लेकिन लेंथ क्या है, यहां इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है P, जिसपे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट P का डिस्टेंस मान लो कितना है, 1, राइट। मुझे यह बताओ यहां पे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का मतलब क्या है, कि वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, सब पॉसिबल है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर? यहां पे वायर की इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है? एक्सीलेंट, वेरी गुड। समझ में आया उसने क्या बोला?
आया किसी को समझ में? उसने कहा कि जो वायर की लेंथ है वो आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस से बहुत बड़ी है। आप 20 मीटर का वायर ले रहे हो और ऑब्जर्वेशन पॉइंट रख रहे हो कहां पे? 20 सेंटीमीटर पे या 30 सेंटीमीटर। मैक्स टू मैक्स रखोगे तो 1 मीटर। तो वो जो 20 है ना, वो 1 के रिस्पेक्ट में क्या है? इनफाइनाइट। मतलब वायर की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपैरिजन टू दिस ए। इट मींस इट हैज अ इनफाइनाइट लेंथ। अब ये डेरिवेशन बहुत सिंपल इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है कि फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, वो आपको नहीं निकाली। मान लो इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट की जगह होती फाइनाइट, ए बी। तो एक एंड ऑफ द कंडक्टर मान लो यहां पॉइंट पी पे कितना एंगल बना रहा है? φ1। दूसरा एंड ऑफ द कंडक्टर यहां पे कितना बना रहा है? φ2। राइट? तो तुम्हें सीधा लिखना है कि वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर which is of the finite length is B is equals to mu0 upon 4 pi I upon A sin φ1 plus sin φ। ये आपको गिवन है। इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, राइट? कहीं नहीं दिया है। डेरिवेशन तो हो गई ऑफकोर्स सी बात, और बहुत बड़ा है। ये लेंथ लेके सॉल्व करोगे L और A तो हो जाएगा, बट हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। हमें क्या है क्वेश्चन? बी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो हम सीधा लिखेंगे फॉर अ फाइनाइट लेंथ बी एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज B is equals to mu0 upon 4 pi I upon A sin φ1 plus sin φ2, where I is the current flowing through the wire and A is the distance of the observation point। ये आपको क्या है? गिवन। अब इसके बाद लिखोगे फॉर इनफाइनाइट लेंथ। आप मुझे बताइए, अगर ये लेंथ जो ए पे खत्म हो रही थी, ये अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये जो φ1 है और ये पॉइंट बी पे जो खत्म हो रही थी ये भी इनफाइनाइट हो जाए, तो ये जो φ2 है ये कितने डिग्री के हो जाएंगे? ऑलमोस्ट 90। कितने डिग्री के हो जाएंगे? इस लाइन के रिस्पेक्ट में ले रहे हो सर, ये लाइन है, राइट? इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर φ1 देखो तो ये ऊपर जाती जा रही, तो ये तुम्हारा सीधा होता जा रहा, सीधा होते 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 इनफाइनाइट तक कैसा हो जाएगा? ऐसा। तो φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू 90। आप एंगल इस लाइन से ले रहे हो ना φ1, तो ये अभी टेढ़ी है। अगर ए का डिस्टेंस बढ़ता जाए तो ये देखो, ये भी ऊपर को शिफ्ट होता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, तो ये लाइन भी तुम्हारी क्या हो जाएगी? सीधी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। सिमिलरली नीचे होगा, तो φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू 90। पुट करोगे तो B इज इक्वल्स टू mu0 अपॉन 4 pi I अपॉन A sin 90 प्लस साइन, फॉर्मूला आ जाएगा B इज इक्वल्स टू mu0 अपॉन 4 pi 2I अपॉन, सेंटर ऑफ द लूप पे होती है 2 पाई I अपॉन ए, यहां पे होती है 2I अपॉन ए। याद करने का तरीका, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण क्या आती है? 2I अपॉन, और सेंटर ऑफ द लूप पे क्या आती है? 2 पाई I अपॉन। क्लियर? दिस इज द डेरिवेशन। लिखिए, डायग्राम बनाओ। भैया वो ऊपर वाला फाइनाइट के लिए, ऊपर वाला नहीं, ये भी इनफाइनाइट चला जाएगा ना। अभी पहले फाइनाइट क्या कह रहे बेटा? जो पहला स्टेप लिखा है वो फाइनाइट के लिए है। हाँ, ये फाइनाइट के लिए है। आपको भी डेरिवेशन में मैं लिखवाऊंगा। ये वाला स्टेप फाइनाइट लेंथ के लिए, फॉर अ लेंथ ए बी। सर हाँ हरीश। सर अगर हम पॉइंट को एक लाइन के एंड के परपेंडिकुलर रखें तो उसमें बस यही चेंज आएगा कि एक थीटा को 0 ले लेंगे।
हाँ, मतलब अगर एक एंड पे निकालोगी और दूसरे एंड तक बढ़ाओगी तो यहां पे आई अपॉन ए आ जाएगा। ओके सर। ये कॉम्पिटिटिव का स्पेशल केस है। अच्छा हुआ बता दिया, बता देंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी कंसिडरेशन लिखवाना है। डायग्राम बनाओ बस। कहां पे बेटा? ये पी था, वो मिट गया। पी 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 पॉइंट पी। W getting, we know that, comma, magnetic field due to straight conductor, due to straight conductor of finite length, finite, infinite मत लिखना, finite length is, देखो पहला स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप लिखो। Where phi1 and phi2, where phi1 and phi2 are the angles which the lines joining the observation point, which the lines joining the observation points, observation point, points नहीं, point, with two ends of the conductor, with two ends of the conductor make with the normal to the conductor, make with the normal to the conductor। ये आपने phi1 और phi2 के बारे में लिखा। आपने थ्योरेटिकली लिखा है कि जो phi1 और phi2 है वो एंगल्स है जो कोई लाइन जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को एंड ऑफ द कंडक्टर से ज्वाइन कर रही है वो किसके साथ बना रहे हैं? नॉर्मल के साथ। दिस लाइन इज मेकिंग द एंगल विद द नॉर्मल। वो आपने थ्योरेटिकली लिखा है बस phi1 और phi2 के बारे में। लाइन चेंज, इफ द लेंथ of the wire, if the length of the wire is infinite, comma, नीचे लिखो phi1 is equals to phi2 is equals to 90 डिग्री। राइट, लिख लो बाकी के तो स्टेप।